खम्मा घड़ी। मैं हूँ राधिका सोमानी और आज के वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसके पहले 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1600 ईस्वी का राजलेख, 1726 का राजलेख और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। और पार्ट 2 में हम लोगों ने 1781, 1784, 1786 और 1793 के एक्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके आगे के एक्ट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपना रजिस्टर और पेन ले लीजिए और जितने भी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स मैं आपको दे रही हूँ आप टॉपिक के साथ उन्हें लिखते जाइए। ये जितने भी वन लाइनर्स हैं मोस्टली किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 21 जुलाई 1813 में ये चार्टर लाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ब्रिटिश व्यापारियों को यूरोप में नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस वजह से उन्होंने ये मांग की कि एशिया में भी उन्हें व्यापार करने का अवसर दिया जाए और इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एशिया में व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त किया गया। अब डेफिनेटली इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपत्ति जताई, तो अब इस अधिनियम के तहत व्यापारियों को एक सख्त लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत ही एशिया में व्यापार करने की अनुमति दी गई। लेकिन फिर भी चाय का व्यापार और चीन में व्यापार का एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसने स्थानीय सरकारों को उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्रों में लोगों पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया और कंपनी का लाभांश 10.5% तय किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत की अदालतों को ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई। इस चार्टर के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आने दिया गया और उन्हें धार्मिक धर्मांतरण में संलग्न होने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम ने भारत में भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान का प्रावधान किया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया। तो ये था 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर के बाद जो इम्पोर्टेंट चार्टर है वह है 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर को हम सेंट हेलेना अधिनियम 1833 या भारत सरकार अधिनियम 1833 के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1833 के चार्टर को 1813 को जो चार्टर आया था उस चार्टर को रिन्यू करने के लिए पारित किया था। इस चार्टर ने 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया। इसी चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बहुत सारे जो कमर्शियल उसके राइट्स थे वो उससे ले लिए गए। इस चार्टर के अंडर में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह बहुत सारी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बन गया और बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी वह अपने विधायी शक्तियों से वंचित रह गई। भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई और इसी चार्टर के अंडर में पहली बार भारत में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में क्षेत्र आते थे उन पर अधिकार रखने के लिए भारत सरकार बनाई गई और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं में चयन के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया और इस सिस्टम में यह कहा गया कि भारतीयों को कंपनी में किसी भी पद रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और निदेशक मंडल के विरोध के बाद ये जो रूल बनाया गया था इसे रद्द कर दिया गया। इसी एक्ट ने
अंग्रेजों को भारत में लीगल तरीके से बसने की अनुमति प्रदान की। इस एक्ट ने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध कर दिया। उस वक्त भारत में बहुत सी कुप्रथाएं प्रचलित थी और उनमें से एक थी दास प्रथा। और इस अधिनियम की अच्छी बात यह थी कि इस अधिनियम ने दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने का प्रावधान किया। ब्रिटेन और उसके द्वारा अधिकृत जितने भी क्षेत्र थे वहां पर ब्रिटिश संसद द्वारा दासता को खत्म कर दिया गया। भारतीय विधि आयोग की स्थापना भी 1833 में ही की गई और लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग का उद्देश्य भारत में सभी तरह के कानूनों को संहिताबद्ध करना था, पर अधिनियम में यह भी प्रावधान रखा गया कि भारत में बनने वाले कानूनों को ब्रिटिश संसद में बनाया जाए। इस अधिनियम द्वारा बंबई तथा मद्रास की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल और 3 की काउंसिल की बजाय गवर्नर जनरल, 3 की काउंसिल और एक विधि सदस्य होते थे। लेकिन वे विधि सदस्य सिर्फ बैठक में भाग ले सकते थे, उन्हें वोटिंग करने का राइट नहीं था। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ये था आपका 1833 का राजलेख। इसके बाद आता है 1853 का राजलेख। 1853 का जो चार्टर आया था उसमें ये प्रावधान किया गया कि उच्च पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाति, पंथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुरुआत हुई और सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसी अधिनियम द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था की समाप्ति की मांग की गई। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की मांग की गई और विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से 12 सदस्यों की विधान परिषद की स्थापना की गई। और इस परिषद का मुख्य काम देश के लिए विधि बनाना था, लेकिन जो भी विधि वे बनाएंगे उसे अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति की जरूरत थी और ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पिछले अधिनियम में हमने पढ़ा था कि वो सदस्य तो था लेकिन उसे वोटिंग के राइट्स नहीं थे और वो सिर्फ मीटिंग में बैठ सकता था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद को किसी भी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी और उनमें से भी 6 तो जो ब्रिटिश क्राउन है उनके द्वारा मनोनीत किए जाने थे। यह राजलेख भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया। आप सभी लोग यह बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसी अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका और विधायी के कामों को अलग अलग कर दिया गया था। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इसी अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। अब इस चार्टर की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसने भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने की अनुमति नहीं दी और इस पर सर बार्टेल फ्रायर, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था यह अधिनियम करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने का प्रयोग था जिसमें उन्हें केवल विद्रोह के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं दिया गया
कि वह कह सके कि यह कानून हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे समाप्त करके 1858 का अधिनियम लेकर आई। ये था आपका 1853 का एक्ट। अब 1858 का अधिनियम क्या था वो हम जान लेते हैं। अब 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम ने सरकार, क्षेत्र और राजस्व की शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी। इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का जो पदनाम था उसे बदलकर भारत का वॉइसरॉय कर दिया, और वॉइसरॉय होते थे भारत में ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश कंपनी का अंत 1858 के अधिनियम के तहत हुआ था। 1853 का जो चार्टर आया था उसके बाद भारत में 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी, जिसने ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। तब 1858 में ब्रिटिश क्राउन ये अधिनियम लेकर आई थी, और ब्रिटेन में भी कंपनी के खिलाफ व्यापक आक्रोश था, क्योंकि कंपनी की आक्रामक नीतियों की वजह से ही 1857 की क्रांति हुई थी। रानी विक्टोरिया, जो उस वक्त ब्रिटेन की सम्राट थी, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी शीर्षक के साथ भारत में ब्रिटेन के क्षेत्रों की संप्रभु बन गई। तो इस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटेन के जो क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटेन की रानी के नाम पर शासित किया जाने लगा। इस अधिनियम के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो शक्तियां थी वह भारत के राज्य सचिव के पास चली गई। यह जो राज्य सचिव था यह ब्रिटिश सांसद और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य होना चाहिए, और वह ब्रिटेन में ब्रिटेन की सरकार और भारतीय प्रशासन के बीच संचार का एक माध्यम भी था। और उस सचिव के पास अपने परिषद से बिना कोई डिस्कशन किए भारत में गुप्त संप्रेषण भेजने की भी शक्ति थी, और राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों में प्रश्न पूछ सकती थी। भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय थे, और जनरली कोई भी कंफ्यूजन न हो तो एक ही आदमी को ये दोनों पोस्ट दे दी जाती थी। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। भारतीय गवर्नर जनरल को भारतीय सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने सपरिषद भारत सचिव तथा भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के बीच विभाजित कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट ही करते थे। भारत के पहले राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टैनली, और पहले गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को आज के सभी राजलेख अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इनके आगे के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।